आज हम करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो कुछ चीज़ें बेसिक पहले पता होनी चाहिए हमें कि जीएसटी लागू कब हुआ था। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017। इसका चेयरपर्सन कौन होता है, सब जानते हैं, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला ताई के नाम से जानते हैं। तो पहले तो कॉमन क्वेश्चन इज़ 1 जुलाई 2017। सेकेंड थिंग आपको याद होना चाहिए 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के तहत जीएसटी लागू हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल। हमें पता है कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, अभी हमने पढ़ा था 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 में। ठीक है, 1 साल लग गया इसको लाने में 2017 में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो डर रहे थे कि उनका जो राइट है टू टेक द टैक्स विल बी टेकन, इसीलिए। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 में हुआ, फिर 1 साल बाद 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ। अब तो इतनी बार बोल दे अब तो याद हो जाएगा आपको। बाकी इसमें याद करने लायक ये है कि जो अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 279A। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ उसने एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जिसने एम्पावर किया प्रेसिडेंट को कि वो एक काउंसिल कंस्ट्रक्ट करे जो जीएसटी काउंसिल है ये। ठीक है, तो इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कंस्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर। तो कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ काउंसिल नेम जीएसटी? बाकी जो इसका सेक्रेटरीट होता है, सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल, वो कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली में रहता है। तो ये जो सेक्रेटरीट ऑफ काउंसिल है इट इज़ लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। द यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो थे ही एक्ट एज अ एक्स ऑफिको सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से, ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्स ऑफिको सेक्रेटरी स्टेट का रहता है। तो वो है यूनियन रेवेन्यू जो सेक्रेटरी रहता है वही रहता है। ठीक है, विज़न और मिशन क्या है? देखो, विज़न मिशन में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। विज़न इनका यही है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ये कोऑपरेटिव फेडरेशन इन फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल बिटवीन स्टेट और सेंटर के बीच में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव लाए ये काउंसिल। बाकी मिशन तो इनका यही है कि ये इवॉल्व होते रहें और आईटी टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होते रहें और यूज़र फ्रेंडली जीएसटी स्ट्रक्चर बनाएं। तो यही इनका विज़न और मिशन है। कमिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन में 3 लोगों को याद रख लो, 3 लोग याद रखो आप कंपोजिशन में। एक तो हो गए, 2 लोग होंगे यूनियन के, एक होगा स्टेट का। ठीक है, 2 यूनियन के, 1 स्टेट का। यूनियन का कौन होगा? पहले होगा यूनियन की जो खुद निर्मला सीतारमण जी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगी। दूसरा जो रहेगा यूनियन का, वो यूनियन मिनिस्टर रहेगा जो स्टेट के रेवेन्यू एंड फाइनेंस को संभालता है। तो पहले तो खुद यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहेगी जो टॉप बॉडी निर्मला सीतारमण जी। फिर उनके अंडर यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट का संभालता है रेवेन्यू फाइनेंस। फिर स्टेट के मिनिस्टर जो वहाँ के फाइनेंस और रेवेन्यू को संभालता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु हैंडल्स फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज। तो सेकंड, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और थर्ड यूनियन मिनिस्टर ऑफ चेयरपर्सन। ठीक है, तो ये 3 लोग याद रहेंगे, 2 यूनियन के रहते हैं और 1 स्टेट का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइड टू इंक्लूड। तो जब भी यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है, जैसा अभी जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई थी 55th काउंसिल जो 2024 में हुआ था, जिसमें चेंजेस लाए गए जीएसटी स्लैब्स में, उसमें हमेशा जो है ये एक इन्विटी रहता है किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज और कस्टम जो होता है उनके चेयरपर्सन का इनवाइट किया जाता है उसमें। ठीक है, परमानेंट इन्विटी रहता है ये यूनियन कैबिनेट के बैठक में। ठीक है, फिर आते हैं हम वर्किंग की बात, वर्किंग ऑफ द काउंसिल। भाई वर्किंग कैसे होती है? भाई काउंसिल की मीटिंग तभी बैठेगी जब
1/2 of the total number of members of the council in the quorum for the conducting a meeting. जब 1/2 टोटल मेंबर हो काउंसिल के प्रेजेंट हो तभी मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी. दूसरी चीज़, एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज़ टू बी टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द वेटेड वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट. हर एक डिसीजन काउंसिल का तभी लिया जाएगा जब उस पर मेजोरिटी वोट हो. कितने की मेजोरिटी वोट? 3/4 वोट हो टोटल मेंबर्स का जो प्रेजेंट है वहाँ पर वोट कर रहे हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है. तो दो चीज़, एक तो 1/2 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी कोई मीटिंग कंडक्ट होगी, और 3/4 जो होना चाहिए वोट्स का वेटेज होना चाहिए तभी उसको उस डिसीज़न लिया जाएगा. ठीक है. फिर आते हैं डिसीज़न इज़ टेकन इन अकॉर्डिंग. किस तरह से डिसीज़न लिया जाता है. तो अभी हमने बात किया था कि टोटल जो सदस्य होते हैं कि मेजॉरिटी डिसीजन से ही कोई भी डिसीज़न लिया जाता है काउंसिल में. 3/4 वेटेज होना चाहिए वोट्स का, जो वहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनके वोट्स का, तभी जा कर के कोई डिसीज़न लिया जा सकता है. तो किस तरह से होता है ये, तो हमें देखना पड़ेगा. स्टेट सेंटर के पास जो द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ सिर्फ 1/3 ही वोट रहता है सेंटर का ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग, और स्टेट का कितना रहता है? 2/3. तो पूछा जा सकता है ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग. सो द वेटेज, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज ऑफ 1/3. सेंट्रल गवर्नमेंट का याद करना है कितना होता है? 1/3. और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 ऑफ द वेटेज ऑफ द वोट ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड इन दैट मीटिंग. तो ये जो टोटल वोट्स का इतना होना चाहिए प्रतिशत. सेंटर का सिर्फ 1/3 होता है और स्टेट का 2/3 होता है, मतलब स्टेट को मेजॉरिटी है. और फिर इस वोट्स में से जो होते हैं हमें कितना चाहिए वेटेज? 3/4 वेटेज होना चाहिए कोई भी बिल को लेकर के, कोई भी अमेंडमेंट को लेकर के. ठीक है. एनी एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल विल नॉट बिकम वैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, कोई भी अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी एक्ट, ये इनवैलिड सिंपली इस तरह से नहीं हो जाएगा कि कोई वैकेंट हो गया, या फिर कोई डिफेक्ट आया था किसी के अपॉइंटमेंट में, किसी जीएसटी मेंबर के अपॉइंटमेंट में, या फिर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी आई थी काउंसिल में. तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगे काउंसिल के डिसीजन को या फिर एक्ट को जो भी पास हो रहा है. ठीक है. फंक्शंस क्या होते हैं काउंसिल के? मेन आपको याद रखने 8 फंक्शंस होते हैं जीएसटी काउंसिल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला फंक्शन है ये, टैक्स विच इज़ टेकन बाय स्टेट, सेंटर या फिर कोई भी लोकल बॉडी, उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. ये जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. सेस मतलब होता है कोई एडिशनल टैक्स, और चार्जेस मतलब कुछ बढ़ा करके जो टैक्स, एडिशनल टैक्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स. ठीक है. तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है. बाकी जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि कौन से ऐसे गुड्स और सर्विसेज है जिसमें टैक्स लगना चाहिए, किसमें टैक्स नहीं लगना चाहिए. तीसरा जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करती है अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो किस पे कितना चार्ज लगना चाहिए, कितना टैक्स शेयर होना चाहिए उन स्टेट्स के बीच में, या फिर टैक्स उसके बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सप्लाई पे लगना चाहिए. तो ये भी कौन करती है? जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है. इसके अलावा ये थ्रेशोल्ड लिमिट, लास्ट लिमिट, कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट होनी चाहिए किसी बिजनेस की बिफोर पेइंग जीएसटी. तो जीएसटी पे करने से पहले उसका कितना टर्नओवर होना चाहिए, उस बिज़नेस का कितना इनकम होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करती है? जीएसटी काउंसिल. फिर द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट मतलब मिनिमम रेट. तो रेट्स, मिनिमम रेट कितना लगना चाहिए या फिर पॉसिबल रेट्स कितना हम जीएसटी में लगा सकते हैं. तो ये भी कौन डिसाइड करता है? आपका काउंसिल. ठीक है. इसके अलावा एनी स्पेशल रेट, कोई भी स्पेशल रेट, नेचुरल क्लैमिटी हो गई, कहीं पे डिज़ास्टर हो गया तो कितना उसमें एडिशनल चार्ज हमें लगाना चाहिए, कितना सरचार्जेस करने चाहिए हमें, क्योंकि उसकी अभी क्या है, लैक है उस एरिया में. ये भी कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल. स्पेशल प्रोविजंस
विद रिस्पेक्ट टू इन स्टेट्स के लिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, ये सारे में जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं इन स्टेट के अंडर, तो वो स्पेशल प्रोविज़न में जो टैक्स है वो भी डिसाइड है जो जीएसटी काउंसिल ही करती है। बाकी कुछ ऐसे रिलेटिंग मैटर्स जीएसटी बाकी कुछ ऐसे रिलेटिंग मैटर्स जो काउंसिल्स, कोई भी मैटर हो सकता है रिलेटिंग टू जीएसटी, वो काउंसिल डिसाइड करेगी। तो ये सारे फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। क्या क्या बताया मैंने एक बार क्विक। जो टैक्स और सेस होगा, कितना सेंटर और जो ये सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ जो टैक्स ले रही हैं उस पर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कितना जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। अगर कोई इंटर स्टेट में टैक्स या फिर कोई गुड्स का ट्रैवल हो रहा है तो कितना चार्जेस लगना चाहिए, कितना उनके बीच में टैक्स शेयर होना चाहिए उन स्टेट्स के बीच में, या फिर कितनी लिमिट होनी चाहिए किसी बिजनेस की, लास्ट इनकम कितना होना चाहिए ताकि वो जीएसटी पे कर पाए उसके बाद, या फिर कितनी मिनिमम या फिर पॉसिबल रेट्स होने चाहिए, या फिर इन स्टेट्स में जो स्पेशल प्रोविजंस है इनमें किस तरह से टैक्स लगना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन हो जिसमें हमें एडिशनल टैक्स लगाना चाहिए अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो डिज़ास्टर के टाइम पे, या फिर कोई भी टॉपिक जो जीएसटी से रिलेटेड है वो काउंसिल डिसाइड करती है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि काउंसिल की सिर्फ एडवाइजरी फंक्शन है गाइज, ये सिर्फ एडवाइजरी फंक्शन एडवाइस ही दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बाइंडिंग ही होती है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी लोग रहते हैं, क्योंकि जो मेन यूनियन मिनिस्टर रहते हैं स्टेट्स के रहते हैं, तो ये ज़्यादातर ये रहता है कि भाई सोच समझ के ही डिसीज़न लिया जा रहा है। ऊपर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसीलिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट रहते हैं इनके डिसीजंस। लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइजरी फंक्शन ही है। बाकी इसके अलावा ये क्या फंक्शंस प्रोवाइड करती है, बाकी काउंसिल का काम रहता है कि ये डिसाइड करे कि कब डेट डिसाइड करती है कि कब जीएसटी को हमें लिमिट करना चाहिए पेट्रोल में, डीजल में, नेचुरल गैसेस में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स में। तो ये सारे जो हैं एग्जेम्प्टेड है। जब जीएसटी लागू हुई थी ना तो पेट्रोल को, डीजल को, नेचुरल गैस को, एविएशन टर्बाइन फ्यूल को, इन सब को जीएसटी से दूर रखा गया। ये पुराना कस्टम ही फॉलो करता है। इसमें स्टेट अपना वाट लगाता है, सेंटर अपना एक्साइज ड्यूटी लगाता है, तो ये जीएसटी के अंडर फॉलो नहीं करते। तो ये डेट कौन डिसाइड करे, तो ये डिसाइड कौन करता है कि कब इस पर लिमिट करना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल ही करती है। इसके अलावा कभी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, भाई जब दो स्टेट के बीच में झगड़ा हो जाए, अभी हमने डिस्कस किया था ना कि इंटर स्टेट के बारे में कि कैसे चार्जेस रखेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्जेस। तो अगर कोई दो स्टेट या सेंटर या स्टेट के बीच में हो गया कि भाई नहीं इतना टैक्स हमें मिलना चाहिए, ये टैक्स हम लगाएंगे, या फिर कोई स्टेट के बीच में हो गया, वन और मोर अदर स्टेट्स, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में हो गया, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में हो गया, या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में हो गया डिस्प्यूट, तो ये भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम आपका काउंसिल ही करेगी। इसके अलावा ये रिकमेंड करती है कि कितना कंपनसेशन किसी स्टेट को जाना चाहिए अगर उसका लॉस हुआ है रेवेन्यू में जीएसटी लागू की वजह से, जीएसटी लागू होने की वजह से। तो ये पर सिर्फ 5 साल के लिए दिया गया था, पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर द जीएसटी वाज केम्ड इनटू फोर्स। मतलब 2017 में जीएसटी फोर्स में आता तो 5 साल तक, मतलब 5 साल के अंदर 2022 तक बोला गया कि जितना भी अगर आपका कोई लॉस होता है किसी स्टेट का तो वो कंपनसेशन जो है रिकमेंड करेगी जीएसटी काउंसिल, किसको, पार्लियामेंट को। फिर कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कितना इनको पैसा देना चाहिए, कितना कंपनसेशन देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें 2022 में ही एंड हो गई। 5 साल तक था ना, क्योंकि आफ्टर 2017 से 2022 तक 5 साल तक अगर कोई स्टेट कोई लॉस झेल रहा है जीएसटी लागू होने की वजह से तो कंपनसेशन ये सिर्फ रिकमेंड करेगी काउंसिल, रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कितना देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे काउंसिल के, हमने बहुत जल्दी में किया। बाकी आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए काउंसिल्स के बारे में जो हमने डिस्कस करी कि सबसे पहला जो कंट्री था जीएसटी लागू करने वाला फ्रांस था। हमारे इंडिया में आसाम ने सबसे पहले लागू किया था जीएसटी काउंसिल। ठीक है, कब किया था, 2016 ही में कर दिया भाई, जब अमेंडमेंट आया था 101th अमेंडमेंट 2016 में हुआ था लागू, तो उसके 1 साल बाद एक्ट आया था, तो उसी टाइम उन्होंने क्या कर दिया था, लागू कर लिया था। बाकी तो हम ये
जान ही गए हैं कि 3/4 क्या मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी जा कर के कोई मीटिंग में पूरे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी मीटिंग की मेजॉरिटी वोट होने चाहिए 3/4 की, चाहे वो सेंटर की हो मिला करके स्टेट की हो। तो सेंटर का कितना पावर है, 1/3 वेटेज रहता है, और स्टेट का कितना 2/3 वेटेज रहता है। 55th अभी काउंसिल रिसेंटली भी थी। बाकी कुछ चेंजेस हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी GST स्लैब जो इंट्रोड्यूस करी गई थी 55th GST काउंसिल में, उसमें कहा गया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर 5% GST लगेगा, घटा दिया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सेकेंड हैंड कार्स में जो है GST को, बिजनेसेस में 18% बढ़ा दिया गया GST। पॉपकॉर्न जो अभी बहुत ज़्यादा रील्स में ट्रेंड में था, पॉपकॉर्न में बोला कि जो सॉल्टेड पॉपकॉर्न रहेगा उसमें नॉर्मली जो रहेगा 5% GST लगेगा। तो पॉपकॉर्न में ना आपके जो है 3 तरह के GST लगे। एक तो 5% GST जो नॉर्मल पॉपकॉर्न होता है सॉल्टेड, फिर एक 12% GST जो थोड़ा बहुत आपका शुगर वाला रहता है, और एक कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न जिसमें 18% GST लगा दिया गया। तो इसीलिए ये पॉपकॉर्न, एक ही पॉपकॉर्न के ऊपर 3 प्रकार के GST लग गए थे, इसलिए ये थोड़ा बहुत रील्स में और बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना हुई थी। बाकी पेमेंट एग्रीगेटर्स में जो पेटीएम्स हैं उन पे कितने GST लगना चाहिए, तो उस पर भी GST की बात हुई है। ये बताया गया कि अगर 2000 से ज़्यादा का, अगर आप 2000 तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन है तो फिर उसमें नहीं लगेगा। जीन थेरेपी में GST नहीं लगेगा, तो ये दर्शाता है कि ये किसकी तरफ, जीन थेरेपी रिसर्च की तरफ गवर्नमेंट ने किया है कि कोई भी GST नहीं लगेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो होगी उस पर भी कोई GST नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करी गई थी GST काउंसिल के द्वारा। अभी रिसेंटली जो 55th GST काउंसिल बैठी थी, ठीक है। बाकी तो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है।